नमस्कार साथियों। आज फिर से आप लोगों के बीच में हमें आना हुआ, क्योंकि आज जो है मैं अपने समाज के बारे में चर्चा करूंगा, उनका बात रखूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो बात तो हमारे समाज की तो बहुत होती है। जब जब चुनाव आती हैं तब तक दलित समाज को साधने की तो कोशिश की जाती है, और इसी दलित समाज से देश में प्रदेश में तमाम ऐसे नेता लीडर हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ, आज 21वीं की दौर चल रही है, दलित समाज का उत्थान क्यों नहीं हो पा रहा है? उनकी बैकग्राउंड क्यों नहीं सही हो पा रही हैं? उनकी सारी जो सिस्टम हैं, व्यवस्थाएं हैं, क्यों नहीं सही हो पा रही हैं? उनकी जो विचारधारा है दलितों की, वो विचारधारा आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? वो अच्छे सोसाइटियों में, अच्छे कॉलोनी में उनको वो दर्जा क्यों नहीं मिल पा रही है जो वह चाहना चाहते हैं, जो वह चाह रहे हैं? तो इस पे हम चर्चा करेंगे। और तमाम ऐसे लीडर हैं, लीडर की बात बताऊं, इसी दलित समाज से निकल कर के गए, नेता बने, लीडर बने। लेकिन जब दलित की बात आती है, जब समाज की बात आती है, जब समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बात आती है, जब समाज का उत्थान करने की बात आती है, तो यह दलित समाज जो है, एक प्रकार से यह कह सकता हूँ, क्या उनकी सोच होती है, क्या मानसिकता होती है, क्यों नहीं उनकी खिलाफत की बात करना चाहते हैं दलितों का, क्यों नहीं उनकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं? बस जब वो हाईलाइट हो जाते हैं तो अपने में वह व्यस्त हो जाते हैं। लीडर भारत में गिनाने लगूँ तो बहुत है, लेकिन हम जितने भी दलित समाज के नेता हैं, लीडर हैं, उनका नाम तो आप लोगों के बीच में रखेंगे ही। पहले लीडर हैं उत्तर प्रदेश की 4 बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती, जिन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रही हैं। हालांकि वह कुछ प्रयासों से उन्होंने दलित मूवमेंट को आगे ले जाने का काम किया। नए चेहरे उत्तर प्रदेश में उभर के जो आए हैं, चंद्रशेखर एक लीडर हो गए दलित के। बिहार के रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हैं। जीतन राम मांझी हैं। लखनऊ मोहनलालगंज के सीट से कौशल किशोर, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। प्रकाश जावड़ेकर हैं, रतन अम्बेडकर हैं, रामदास अठौले हैं, जिग्नेश मेवाड़ी हैं। तमाम ऐसे लीडर हैं देश के अंदर। लेकिन क्या उनकी मजबूरियां हैं, क्या उनकी परेशानियां हैं जो समाज को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं? समाज का उत्थान नहीं हो पा रहा है, समाज में एक जुटता की ताकत नहीं दिखा पा रही है। इसी के नाते मैं सोचा कि वीडियो में ऐसा चर्चा करूं। जो पहले हालात थे दलित के, आज भी वही हालात हैं। दलितों में जो लोग पढ़ लिख के आगे बढ़े, उन्हीं के घर के लोग आगे बढ़ रहे हैं। दलितों में तीसरा कोई मतलब आगे जा ही नहीं पा रहा है, जहाँ तक मेरी यह सोच है। किसी भी बस्ती कॉलोनी, दलित बस्ती कॉलोनी में चले जाओगे, किसी भी कस्बे में चले जाओ, किसी भी गांव में चले जाओगे, किसी भी टोले में आप चले जाओगे, तो जिस टोले, जिस बस्ती, जिस कस्बे में आप जाओगे, यदि 10 घर का कस्बा होगा, 10 घर की बस्ती होगी, तो उस बस्ती में, उस कस्बे में, उस गांव में 2-1 ऐसे आपको घर मिलेंगे कि 2-1 लोग पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। उनका घर परिवार संपन्न रहेगा, वो अपने आप में उनकी बैकग्राउंड सही रहेगी। और अंततः पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे भारत में दलितों की बैकग्राउंड अभी तक नहीं सही हो पाई है। इतना लोग प्रयास करने का काम किए, लेकिन किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। और तमाम जितने भी भारत में लीडर हैं, अच्छे के हों, विपक्ष के हों, तमाम अलग अलग पार्टी के नेता हों, तमाम
अलग अलग विधायक हों, अलग अलग पार्टी के सांसद हों, सब लोग खिलाफत की बात तो करते हैं दलितों के लिए, लेकिन उनका आवाज़ क्यों नहीं बन पा रहे हैं? उनकी सोच में जो उनकी सोच है, जो वो उनकी आगे बढ़ने की चाहत है, उस चाहत को क्यों नहीं पूरा कर पा रहे हैं? इस मुद्दे पे हम अपनी बात स्पष्ट रखना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे ज़िलों में गया हूँ। हमें यह लगा कि हो सकता है कि मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, तो पूर्वांचल में ही दलितों के पास गरीबी हो, अच्छे पायदान पे वो ना हो। लेकिन मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश के क्या, पूरे भारत के अंदर मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, वही उन लोगों के सामने चुनौतियाँ हैं, वही उन लोगों के पास मजबूरियाँ हैं, वही उन लोगों के पास दिक्कतें हैं। हर किसी के पास हैं, चाहे वो ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र हो गए हों, चाहे कानपुर नगर के क्षेत्र रहे हों, चाहे बलिया का क्षेत्र रहा हो, चाहे गोरखपुर का क्षेत्र रहा हो, चाहे लखनऊ का क्षेत्र रहा हो, और चाहे मेरठ का क्षेत्र, चाहे अमरोहा का क्षेत्र रहा हो, चाहे झांसी का, जलौन का, कहीं भी का आप क्षेत्र देखेंगे वैसे ही है, कोई बदलाव नहीं हुआ। नहीं तो समाज में इतना परसेंट होने के बावजूद, इतना संख्या होने के बावजूद, हम एक दो लीडर को ही उस बड़े चेहरे में देख पाते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे भारत के अंदर। डॉक्टर बाबा साहब ने यह कहा था कि अगर जो आपको आगे बढ़ना है तो आपको राजनीतिक पायदान पकड़नी होगी, तभी आपका उत्थान हो सकता है। मन में आपका यह चाहत होना चाहिए कि आप वो बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहें, और आपके मन में यह होना चाहिए कि किसी भी पद पे हम तैनात हो तो उसका जो पद का तैनात का जो पद हो अपने आप में बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली हो। अन्यथा हम छोटे मोटे अपने दिमाग में बिल्कुल सोच नहीं सकते हैं। तो उनकी तो यह सोच थी, लेकिन आजकल के दौर में भी लोग 21वीं सदी चल रहा है, लेकिन वह मुकाम हासिल नहीं कर पाए। अब बाबा साहब जो दलितों के लिए जो अधिकार वगैरह सब कुछ उन्होंने लड़ाई लड़ी, वह तो लड़ी ही, और बाखूबी लड़ी। हमें लगता है कि उनके जैसा अब तक कोई भी नेता नहीं लड़ पाया लड़ाई दलितों का। हालांकि बहुत लोग कोशिश करते हैं इस देश के अंदर में कि बाबा साहब की तरह दलितों को आगे बढ़ाया जाए, दलितों को भागीदारी हर प्रकार की दी जाए। जो भी उनको परेशानियां हो रही हैं, जो भी उनको दिक्कतें हो रही हैं, उन दिक्कतों, उन परेशानियों का निवारण किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब का कॉपी वह नहीं कर पा रहे हैं, उस प्रकार वह काम नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर काहे का नेता भैया? इतने इसी उत्तर प्रदेश में 17 आरक्षित सीट हैं, 17 सांसद यहाँ से चुने जाते हैं, यहीं से 84 विधानसभा के विधायक बनते हैं। इसी उत्तर प्रदेश में विधानसभा में जाते हैं, इसी उत्तर प्रदेश से 17 सांसद देश के पार्लियामेंट में बैठते हैं। लेकिन अब क्या उनकी सोच है, क्यों वो हम मौन रहते हैं? उसी जनता जनार्दन, उसी समाज के नाते वो विधायक बनते हैं, एमएलए बनते हैं, सांसद बनते हैं, तब भी वह उनकी लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, उनकी अधिकार की बात नहीं कर पाते हैं। अब मेरा यह कहना कि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, क्या फिर से भी वही परिस्थितियां रहेंगी लोगों की, दलितों की फिर से वही मजबूरियां, वही परेशानी, वही दिक्कतें रहेंगी कि वह दूर होने वाली है? अब किस प्रकार से हमारे समाज के नेता उन लोगों के बीच में जाके कौन सा ऐसा कैसा हौसला देंगे उन लोगों का, कौन से ऐसे विकल्प लेके उन लोगों के बीच में जाएंगे कि उस विकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, दलित समाज का उत्थान करने के लिए उस पर काबिज रहें, उसको कायम करने का काम करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को भी मद्देनज़र रखते हुए
हम लोग यह देख लें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दलितों की कुछ परिवर्तन होगी या परिवर्तन नहीं होगी, फिर ऐसे ही ढकोसलेबाजी चलती रहेगी। तो इन सब चीज़ों पे हमने यह सोचा कि अपनी बात रखूं। बात तो अगर जो हम रखना चाहें तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी। अब बात आ जाती है यह कि इसी उत्तर प्रदेश में, इसी देश में IAS PCS बनते हैं समाज के, लेकिन वो IAS PCS समाज के तो बनते हैं, लेकिन वो लोग बनते हैं जिनके माँ बाप पहले से IAS PCS बने हुए हैं। उस आरक्षण का लाभ वह लोग उठा पा रहे हैं जिनकी सोसाइटी अच्छी है, जिनकी बैकग्राउंड अच्छी है, जिनकी इकोनॉमिक स्रोत अच्छी है। उनके बेटे, उनके परपोते, वो लोग IAS PCS DM SDM इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं। और जो समाज में गरीब तबका व्यक्ति है, जो मजदूर तबका व्यक्ति है, आज भी पहले जैसे वह लगा था उस काम में वैसे आज भी लगा है। उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं हो पाया है, क्योंकि उसके पास मजबूरियां बहुत हैं, उसके पास दिक्कतें अड़चने बहुत हैं। जब वह अच्छे से उसका बैकग्राउंड सही ही नहीं हो पाया, जब पैसे की स्रोत जो होता है उसका कहीं से आ ही नहीं पाया, तो अपने लड़के बच्चों को वो पढ़ा ही नहीं पाए, शिक्षा स्ट्रांगली दिला ही नहीं पाएंगे, तो गरीब तबके के लोग कैसे IAS PCS DM SDM डॉक्टर इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। हालांकि यह भी सुनने में आता है कि बहुत लोग गरीब तबके के मतलब IAS PCS DM SDM डॉक्टर इंजीनियर बने हैं। मैं इससे वाकिफ हूँ, मैं यह नहीं कहता हूँ कि नहीं बने होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यह तो जरूर होगी, कहीं से उनको सपोर्ट मिलता रहा होगा कि ताकि उनके पढ़ाई में कोई भी प्रकार की अड़चन ना आ पाए, वो अपने योग में आके उस पद को अच्छे से निवारण करके उस पद पर तैनात हो जाए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। लोग आज भी आरक्षण के ऊपर हमला करते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। कई लोग तो यह भी कहते हैं कि 10 सालों के लिए सिर्फ आरक्षण था, लेकिन अब दलित समाज के लोग, SC समाज के लोग आजीवन चाहते हैं, या कि आजीवन उनको आरक्षण मिलता रहे। कई लोग तो यह भी कहते हैं कि देश में जो दलित समाज है या भारत के आज़ादी में इनका कोई हिस्सा नहीं रहा। वो तो डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान बनाया, तो उन्होंने बनाया तो अपने ही सब कुछ ले लिया। कई लोग यह भी इस प्रकार की भी बात करते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अब इस देश में कौन सा ऐसा व्यक्ति बचा है जो आरक्षण नहीं पा रहा है। SC भी पा रहा है, पिछड़ा तो पा ही रहा है, ब्राह्मण भी पा रहा है, तो कौन बचा है। अल्पसंख्यक लोग भी पा रहे हैं। आपने देखा होगा बाखूबी कि आदरणीय अमित शाह जी गए थे कर्नाटक के चुनाव प्रचार में। वहाँ से यह ऐलान किया था कि अगर जो हमारी सत्ता आई कर्नाटक में तो हम अल्पसंख्यकों का आरक्षण खत्म कर देंगे। तो यह भी हम लोग नहीं कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक आरक्षण नहीं पाए हैं, वह भी पाए हैं। अब सबको यह अधिकार मिल गया है, तब भी इस देश के अंदर यह चलता रहता है कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। हमें यह लगता है कि आरक्षण कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं है देश के लिए कि उसको हटा दिया जाए। अभी लोगों को उसकी ज़रूरत है, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड, उनकी परिस्थितियां, उनकी गरीबी दूर नहीं हो पाई हैं।
हाँ, अगर जो आपको बदलाव करना है, जिनकी मैं यह कह सकता हूँ, मुझे कहने में बिल्कुल यह हिचक नहीं होगी कि समाज में जिनका उत्थान हो सका है, जिनका उत्थान हो गया है, जिनके बैकग्राउंड अच्छे हो गए हैं, जिनके आजा बाबा परजा आजा बाबा दादा जो भी हूँ, एटसेट्रा जो भी हूँ, उनके परिवार में आईएएस पीसीएस डीएम एसडीएम तमाम प्रकार के उनके घर में नौकरियां आईं। उनको उस चीज़ से निकाल करके उनकी भागीदारी वह बंद कर देना चाहिए। ऐसा कंपेनिंग चले तो ठीक लगे। लेकिन हालांकि आरक्षण का तो लाभ वही उठा पा रहे हैं समाज में। तो फिर अब वो हमारे समाज के लोग, मैं तो अपने आप को जहाँ तक यह जानता हूँ कि समाज में जब तक शिक्षा नहीं आएगी, जब तक वह नहीं पढ़ लिख पाएंगे, तब तक वह देश को नहीं समझ पाएंगे, दुनिया को नहीं समझ पाएंगे, देश में चल क्या रही है, प्रदेश में चल क्या रही है, कि उनके साथ कौन हनन करने का काम कर रहा है, उनका अधिकार कौन लेने का काम कर रहा है। यह चीज़ वह नहीं समझ पाएंगे जब तक वह खुल के मैदान में नहीं आएंगे, जब तक वह अपने आप को यहाँ नहीं समझ पाएंगे कि हमें मतलब भाग दौड़ करना है, हर चीज़ की जानकारी लेनी है और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जब तक यह अपने दिमाग में, अपने वहम में, अपने सोच में यह चीज़ नहीं डालेंगे, तब तक वो अपना अधिकार नहीं जान पाएंगे। और यही हो रहा है, हमारे समाज के लोग अपना अधिकार जान नहीं पा रहे हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं, वो लीडर के ऊपर छोड़ दे रहे हैं अपनी लड़ाई। और लीडर जो है अपने में नतमस्तक है, उसको क्या करना है वो अपने आप को हाईलाइट हो जाता है, अलग अलग पार्टियों से जाके मिल जाता है, उसका काम बनता रहता है, समाज वही का वहीं पड़ा रहता है, समाज के लोग वहीं वहीं पड़े रहते हैं, उनका विकास और उनका उत्थान नहीं हो पा रहा है। लेकिन किसी के बल पे अगर जो आप यह सोचो कि मतलब हमारा उत्थान ये जा रहे हैं यही करेंगे, तो मैं एक प्रकार से यह भी कह सकता हूँ यह गलत है। अगर जो आपको अपनी लड़ाई लड़नी है तो आपको स्वयं लड़ना होगा, चाहे चीज़ से भी लड़ना पड़े। अगर जो दुनिया में सबसे बड़ा कोई भी मजबूत चीज़ है, अच्छा चीज़ है, जिससे कि आप पूरा विरासत, पूरा देश दुनिया अपने मुट्ठी में बंद कर सकते हैं, उसको काबिज कर सकते हैं, तो वह शिक्षा है। जब तक आप अपने मन में, अपने सोच में, अपने दिमाग में, अपने परिवार में, अपने बेटों में, अपने बच्चों में, अपने बेटियों में शिक्षा लाने का काम नहीं करेंगे, तब तक आपका उत्थान नहीं हो पाएगा। फिर आप भाग दौड़ करते रहिए, उनके घर अजदूरी मजदूरी करते रहिए, वहाँ जाइए, बम्बई जाइए, दिल्ली जाइए, कलकत्ता जाइए, कहीं भी मजदूरी का काम करते रहिए, फिर ज़िंदगी भर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने आप को यह समझो कि मैं पैदा हुआ हूँ तो मेरा अधिकार क्या है, जब जिस दिन अपने मन से आप पूछोगे कि मेरा अधिकार क्या है इस देश में पैदा होना, उस अधिकार को जिस दिन आप पता लगाएंगे, उस दिन आपको यह एहसास होगा कि नहीं, हमें अपनी गरीबी की जंजीर तोड़कर हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी है, उनको देना है, उनको उनका भविष्य बनाना है। अपने पुश्तों की, जो हमारे पुश्त थे जो मजदूरी करके गरीबी में वो मर गए, उनका नाम रोशन करना है, तब जाके कुछ हो पाएगा। और मैं तो फिर से ये कह रहा हूँ कि जो हमारे समाज के लोग हैं यह दूसरे के ऊपर अपना भविष्य छोड़ देते हैं। मेरे दोस्तों, मैं एक बार यह एक बार बात बताना चाहता हूँ कि आपका भविष्य कोई दूसरा तय करने वाला नहीं होगा। आपको अपना भविष्य खुद स्वयं बनाना होगा, क्योंकि भविष्य ऐसी चीज़ होती है उसे खुद बनाना पड़ता है। अगर मैं यह तर्क एक प्रकार से दूं कि डॉक्टर बाबा साहब ने गरीबों के सबसे बड़ा शिक्षक, सबसे बड़े बुद्धिमान, सबसे बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति दलितों के डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर थे।
लेकिन क्यों थे, इसका भी वजह बता देता हूँ। क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से संघर्ष करके उन्होंने यह सोचा कि हमारे पिताजी तो सूबेदार हैं, लेकिन हमारा मतलब क्या दायित्व बनता है, हमारा सोच क्या बनता है, क्या हम अपने पिता के खर्चे बर्चे से ही पल जाएंगे, क्या कि मैं भी कुछ करना चाहूँगा, कि मेरा अधिकार क्या कहता। वो अपना अधिकार जब टटोले तो उन्होंने इतना स्ट्रांगली पढ़ाई करने का काम किया, संघर्ष किया। कुछ लोगों को उनसे मदद मिली, लोग मदद भी किए, कोलंबिया गए, ब्रिटेन गए, तमाम जगह जितने जगह उनको जाना था, शिक्षा लिया, शिक्षा लौट करके भारत में आए, भारत का संविधान बना दिया। तब से उनको उनको हमारे समाज के लोग एक प्रकार से कहा जाए कि भगवान के रूप में उनको समझते हैं। तो यह भी एक जीता जागता उदाहरण है, उसको भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो अपनी लड़ाई, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप दूसरे के ऊपर निर्भर होके अब तक चलते आए हैं, लेकिन आप अपने आप को यह सोचिए कि लड़ाई अपने आप को खुद आप तय करिए, खुद अपनी लड़ाई, अपनी गरीबी की लड़ाई लड़िए। और मैं यह एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, बिल्कुल लोग आपको भटकाने की कोशिश करते हैं, आपको भड़काने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने मन में यह संतुष्टि रखिए, अपने आप में यह विचारधारा रखिए, अपने मन को शांत रखिए। आपको हर समाज को, हर व्यक्ति से, हर बुद्धिमान जीवी से सबसे प्यार मोहब्बत भाईचारे की तरह मिलकर रहना है, ना किसी के ऐलान करने से आप विरोधी होकर विरोध पे उतर जाओ। ये इंसानियत नहीं है। इंसानियत वही है कि जिस दिन आप अपने आप को यह ठान लेंगे कि देश में जितने भी लोग हैं वह एक नागरिक के तौर पर हैं, और नागरिक हैं, और नागरिक के हैसियत से मैं जात पात धर्म मजहब पे ना जाके हम नागरिक के तौर पे सभी लोगों से भाईचारा, प्रेम व्यवहार और मान सम्मान परिश्रेष्ठा मान बनकर जिस दिन आप दूसरे लोगों को गले लगाने का काम करेंगे, मैं यह समझ सकता हूँ कि आपका बहुत सारा काम ऐसा हल हो जाएगा, और आपके जितने भी परेशानियां रहेंगी उस परेशानियों का भी निवारण हो जाएगा। यदि आप अगर जो हमेशा विरोध ही करते रहेंगे जीवन में, तो फिर विरोध करते रहिए, लेकिन विरोध करने से मसला जो होता है वह हल नहीं हो जाता है। एक ना एक दिन आपकी फिर कहानी खत्म हो जाती है। आपको उस नाम से नहीं देखा जाएगा, आपको उस रुतबे से, उस हैसियत से नहीं देखा जाएगा, क्योंकि आपने जहर घोल के गए, आपने उस प्रकार की बीज पेड़ लगाकर नहीं गया जिससे लोग छांव पा सकें। तो नफरत दोस्तों बिल्कुल अपने मन में बिल्कुल मत लाइए, मेरा यही कहना है। जो भी आपकी लक्ष्य है, जो भी आपकी सोच है, अगर जो आप अपने सोच से, अपने लक्ष्य से चलते रहेंगे, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि अवश्य आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। तो इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देते हुए आप लोगों से यहाँ क्षमा चाहता हूँ कि जो भी अगर जो हमारे शब्द में कहीं भी कोई भी प्रकार की गलती रहेगी, तो उसको मैं पश्चाताप करने के लिए आप लोगों से क्षमा चाहूँगा, उसमें मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।